द केमिस्ट्री क्लास 12th। हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स, और अब हम स्टडी करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स। तो उनके लिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा, नंबर 1 इन फिजिकल प्रॉपर्टीज few points। Number 1, dimethyl ether, these are gases। Next, higher members are liquid एंड सॉलिड। तो जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता जाएगा, फिजिकल स्टेट गैस के कंपैरिजन में लिक्विड और सॉलिड की तरफ जाएगी। नंबर 2, स्टेट बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, ईथर्स आर हैविंग बेंट स्ट्रक्चर, दीज आर हैविंग बेंट स्ट्रक्चर एंड बॉन्ड एंगल इज 101 डिग्री। तो इसके बेस पर इसका जो डायपोल मोमेंट होगा OR बॉन्ड एंड दिस OR बॉन्ड, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाते हैं, और इसके अंदर है नेट डायपोल मोमेंट। तो यहां डायपोल मोमेंट है, बहुत ही कम है, लेकिन ये वीक पोलर है, वीक पोलर बॉन्ड। तो उस कंडीशन की वजह से यहां पर होगा डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। बीज है, कौन सा बॉन्ड होगा? डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। इसकी वजह से ईथर्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ज्यादा होगा उनके करस्पॉन्डिंग एल्केन से, क्योंकि यहां पर है केवल वीक वॉन डेर वाल्स फोर्सेस और यहां पर है डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। तो ईथर्स का बॉइलिंग पॉइंट एल्केन से थोड़ा सा ज्यादा है। लेकिन जैसे जैसे जो लाइट मेंबर्स हैं वहां पर ईथर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है इनसे, लेकिन हायर मेंबर्स में जब यहाँ आर ग्रुप इंक्रीज हो जाते हैं, संख्या इंक्रीज हो जाती है, तो उन कंडीशन में एल्केन्स का बॉइलिंग पॉइंट ईथर से थोड़ा सा ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर ये अनसिमेट्रिकल हो सकते हैं। कार्बन की नंबर ज्यादा होने की वजह से इसमें कार्बन पोर्शन, एल्काइल पोर्शन हैवी होगा और इनका आपस में एसोसिएशन कम होगा। तो लोअर मेंबर्स में ये ज्यादा है, लोअर मेंबर ईथर्स एंड हायर ईथर्स। यहां पर ईथर्स का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा करस्पॉन्डिंग एल्केन से। डायपोल मोमेंट यहां पर है, बट बॉइलिंग पॉइंट of ethers is lower than alcohols। अल्कोहल से इनका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, और इसका एक ही कारण है, वो है अल्कोहल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अल्कोहल्स है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, so molecules are associated with each other and boiling point is higher। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम एक स्पेशल क्वालिटी ले सकते हैं, जहां कहीं भी आपको OH NH बॉन्ड मिलेंगे, उन कंपाउंड्स का बॉइलिंग पॉइंट उन कंपाउंड से ज्यादा होगा जिनमें OH बॉन्ड NH बॉन्ड नहीं है। नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। उसके लिए सबसे पहले आता है नेचर ऑफ O बॉन्ड। जो ईथर बॉन्ड है, ईथर ग्रुप है, उसका क्या नेचर है? तो सबसे पहली चीज है, इसके पास है लोन पेयर। यहां पर है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, तो उसकी वजह से ये एक्ट एज लुईस बेस। ये लुईस बेस की तरह रिएक्शन करता है, और उसकी जो रिएक्शन होंगी इन लोन पेयर की वजह से ही होंगी, जिसमें हम कुछ एग्जांपल ले सकते हैं कहां ये रिएक्शन कर सकता है इन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। नंबर 1 विद एसिड्स
ये रिएक्शन कर सकता है। कैसे रिएक्शन करेगा? ROR, कोई भी ईथर है CH3 OCH3, it is having lone pair of electron and reaction with HCl, for example. So H is positive, Cl is negative. So this group gives electron to H. और यहां पर इसके पास इलेक्ट्रॉन जब आएंगे तो क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन लेने की नेचर है और वो इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या बनेगा? ROH पॉजिटिव R, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव टाइप के कंपाउंड्स आयंस बन जाएंगे और ये एक तरह से सॉल्ट की फॉर्म में कंपाउंड होंगे। ये एसिड है और ये बेस है। इसी रिएक्शन में H2SO4 के साथ भी कर सकते हैं। तो ये बनाता है R 2 times NSO4 -2। तो एसिड्स के साथ ये एज ए लुईस बेस रिएक्शन करता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बी नेचर हम कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ड्यू टू presence of lone pair of electron, it can form coordinate bond with the Lewis acids. Lewis acids mean जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है और उनके लिए हम रिएक्शन का एग्जांपल ले सकते हैं CH3 CH2 OCH2 CH3। सपोज दैट इज द कंपाउंड डाइइथाइल ईथर, जिसका प्रॉपर नेम ईथर ही कहा जाता है। मार्केट में तो ईथर नाम मिलेगा वो होगा डाइइथाइल ईथर। अब यहाँ पर रिएक्शन हो सकती है किसी लुईस एसिड के साथ, इट इज हैविंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी एंड यहाँ पर है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा और बनाएगा कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेट कंपाउंड CH3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद BF3, इट इज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट MgBr, इट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। कोई भी R ग्रुप हो सकता है और साथ में रिएक्शन होगी किसी ईथर की, तो क्या बनेगा यहां पर? इट इज हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये यहां पर इलेक्ट्रॉन देगा मैग्नीशियम को और उसके साथ बना लेगा कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स कैसे बनेगा? CH3, दोनों तरफ CH3 ऑलरेडी है, इसके साथ O। तो ये जो कॉम्प्लेक्स बना है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, यहां से रिएक्शन हुई, ये कंपाउंड बना और ये है कॉम्प्लेक्स। तो इस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के कारण ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ईथर में सोलुबल है। तो यहां एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, व्हाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट soluble in ethers, तो किस कारण से है? ड्यू टू कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। सेकेंड प्रॉपर्टीज यूज्ड एज सॉल्वेंट, इनको एज ए सॉल्वेंट क्यों यूज करते हैं? तो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ, सेकेंड प्रॉपर्टी यूज्ड एज सॉल्वेंट्स, क्यों यूज करते हैं? ड्यू टू लैक ऑफ एक्टिव सेंटर, क्योंकि इसमें कोई एक्टिव सेंटर नहीं है। ओ जो है वो हैवी ग्रुप से घिरा हुआ है, तो इस पे अटैक होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए ये एज ए सॉल्वेंट यूज किए जाते हैं। थर्ड रिएक्शन इज रिएक्शन विद एयर। और एयर में ध्यान रखेंगे कि ईथर को, अगर पुराना ईथर हो जाता है, ओल्ड ईथर हो जाता है, तो उसमें ईथर की एयर से रिएक्शन करने के कारण बन जाते हैं पेरोक्साइड्स। तो ईथर्स ऑक्सीजन से जो कि एयर में है उससे रिएक्शन करने के बाद बना देते हैं पेरोक्साइड्स CH2OOH, दैट इज पेरोक्साइड। तो ये जो पेरोक्साइड्स हैं हाईली रिएक्टिव होते हैं
जल्दी डिकम्पोज होते हैं। तो जैसे ही हम उसको हीट करेंगे, ईथर एज ए सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं और हीट करेंगे, तो ये एक तरह से रिएक्शन जो है एक्सप्लोजिव हो जाती है। एक्सप्लोजिव का मतलब ये नहीं कि वहां आग लग जाएगी, बट जो कंटेनर हम यूज कर रहे हैं उसमें बम्पिंग होगी और एपरेटस टूट सकता है। तो इसलिए हमें पुराने ईथर को यूज नहीं करना है, और अगर करना है तो हमें पहले टेस्ट करना पड़ेगा पेरोक्साइड के लिए कि पेरोक्साइड बना हुआ है या नहीं है। और उसके लिए हमें टेस्ट करने के लिए हमें लेना पड़ेगा कि जो ईथर है उसमें हम डालेंगे फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 और उसके बाद हम डालेंगे उसमें पोटेशियम थायोसाइनेट। पोटेशियम थायोसाइनेट, तो इस कंडीशन में अगर ब्लड रेड कलर आ जाता है ईथर में, इट मीन्स ईथर के अंदर पेरोक्साइड है। तो हमें वो ईथर को यूज करने से पहले हमें पेरोक्साइड्स को रिमूव करना होगा और देन हम उसको यूज कर सकते हैं एज ए सॉल्वेंट। तो हम रिमूव कैसे करेंगे? अब बात आती है कि हम पेरोक्साइड को रिमूव कैसे करें। तो रिमूव करने के लिए हमारे पास है रिमूवल। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जिनको आपको याद रखना है। रिमूवल ऑफ पेरोक्साइड, उसके लिए हम ले सकते हैं नंबर 1, ईथर में हम मिक्स कर सकते हैं Ki, पोटेशियम आयोडाइड। तो ये पोटेशियम आयोडाइड इससे रिएक्शन कर लेगा, O को ले जाएगा पेरोक्साइड से रिएक्शन करके आयोडीन की फॉर्म में निकल जाएगा, जिसको हम टेस्ट कर सकते हैं Na2H2O3 के साथ कि आयोडीन निकला है। और दूसरी चीज हम मिला सकते हैं ईथर के साथ फेरस सल्फेट। तो वो ब्राउन कलर का तो हो जाएगा, लेकिन फिर वो डेंजरस नहीं होगा, और इस तरह से हम ईथर के अंदर प्रेजेंट पेरोक्साइड्स को रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन विद हेलोजेंस। हेलोजेंस के साथ रिएक्शंस क्या होती हैं? तो ईथर्स अगर रिएक्शन करते हैं सपोज क्लोरीन के साथ और डार्क में करते हैं विदाउट सनलाइट, तो रिएक्शन होगी ईथर के साथ अटैच्ड अल्फा कार्बन्स पे, और वहां पर 1 टाइम CH3O CH2Cl, तो अल्फा पोजीशन पे मोनो सब्स्टिट्यूशन होगा। बट अगर हम इसी रिएक्शन को कोई भी हो OCH3 इस तरह के किसी कंपाउंड से रिएक्शन कराते हैं सनलाइट में, सनलाइट की प्रेजेंस में, तो जितने भी हाइड्रोजन्स हैं, अल्फा हाइड्रोजन चाहे बीटा हाइड्रोजन, सभी क्लोरीन से रिप्लेस रहेंगे। CCl3 CCl2 OCCl3, तो जितने भी हाइड्रोजन्स हैं वो रिप्लेस रहेंगे क्लोरीन से और यहां बन जाएंगे HCl। अब यहां कितने क्लोरीन अटैच हुए? 5 और 3 8, और 8 क्लोरीन यहां पे हुए हैं, तो 8H यहां से रिमूव हुए हैं। तो यहां पर हम इसको 8 टाइम्स करेंगे और क्लोरीन हो जाएंगे 8 टाइम्स। तो ये है रिएक्शन विद हेलोजेंस। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, कई बार नोमेनक्लेचर में ये नाम आता है CH2O CH2CH3, इसका डेरिवेटिव है CCl3 CCl2O CCl2 CCl3। इस कंपाउंड का नाम पूछा जाता है कॉमन नेम, तो हम इसको कहेंगे पर क्लोरो डाई इथाइल ईथर, पर क्लोरो डाई इथाइल ईथर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट नेम है जो कि IUPAC में पूछा जा सकता है। कॉमन नेम में पूछ सकते हैं, इसका नाम क्या होगा, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। वन मोर रिएक्शन, रिएक्शन विद एसिड्स, हेलोजन एसिड्स, और स्पेसिफिकली विद HI।
अब ये HI क्यों यूज किया गया ये भी हम स्टडी करेंगे, और रिएक्शन होगी तो क्या होगी। पहला पॉइंट, लेस अमाउंट ऑफ HI, लेस अमाउंट ऑफ HI में CH3OCH3, अगर हम रिएक्शन करते हैं एक कार्बन के पास यहां से बॉन्ड टूटेगा कहीं से भी, एक के पास जाएगा H, एक के पास जाएगा I, और बन जाएगा CH3OH प्लस CH3I। ये सिंपल सी बात है। लेकिन अगर ये मिक्स्ड ईथर है, मिक्स्ड ईथर मीन्स अनसिमेट्रिकल ईथर, एक साइड है CH3 CH2 और इधर है CH3, तो यहां पर जब हम HI की रिएक्शन करेंगे, स्पेशली इसको हम सेकेंडरी भी ले सकते हैं, इस ईथर के साथ जब HI की रिएक्शन करेंगे तो ध्यान रखेंगे एक रूल फॉलो करेगा जिसमें कि I पॉजिटिव और नेगेटिव I माइनस अटैक करेगा उस एल्काइल ग्रुप के साथ जो स्मॉलर नेचर का है। तो I के साथ होगा CH3 ये बनेगा OH एल्कोहल, और यहां बनेगा साथ में CH3I। इस रूल का नाम है जैसेज रूल। क्या है ये जैसेज रूल? इसके अकॉर्डिंगली जब HI की रिएक्शन लेस अमाउंट में अनसिमेट्रिकल ईथर पे होगी तो उस कंडीशन में स्मॉलर ग्रुप के साथ I की रिएक्शन होगी और H जाएगा लार्जर ग्रुप के साथ में, हैवी ग्रुप के साथ में। बी कंडीशन देखेंगे, जैसे इसका एग्जांपल एक और भी है, यहां पर हम देख रहे हैं OCH3, यहां पर भी अगर रिएक्शन हम कराएंगे HI की तो ये बहुत स्पेसिफिक रिएक्शन है। ये ऐसा बनता है कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों नहीं होता है। तो यहां पर जो कंपाउंड बनेगा वो होगा फिनोल प्लस CH3I, तो CH3 पर जाएगा I माइनस और H प्लस जाएगा O के साथ, तो फिनोल बनेगा और मिथाइल आयोडाइड बनेगा, ना कि नोट आयोडोबेंजीन। आयोडोबेंजीन यहां पर ये नहीं बनेगा। अब हम स्टडी करेंगे मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन ऑफ HI ऑन ईथर्स, अनसिमेट्रिकल ईथर्स। से पहले हमें समझना पड़ेगा कि यहां पर ये भी रिएक्शन है SN2 मेथड से होने वाली रिएक्शन, अटैक ऑफ HI, किसकी रिएक्शन ऑफ HI। अब क्या होगी रिएक्शन, एक एग्जांपल हम लेते हैं CH3OCH3, साथ में हमारे पास है HI, तो H पॉजिटिव एंड I माइनस। इस रिएक्शन में सबसे पहले होता है प्रोटोनेशन, प्रोटॉन का अटैक। यहां से HI प्रोड्यूस करेगा H प्लस, जिसको हम ऐसे भी ले सकते हैं प्लस एंड माइनस। तो जो O इलेक्ट्रॉन है लोन पेयर, दीज विल गिव इलेक्ट्रॉन टू H प्लस, और यहां पर रिएक्शन होगी CH3OH प्लस CH3 एंड I माइनस। सेकेंड स्टेप इज अटैक ऑफ हेलोजन। हेलोजन मीन्स आयोडीन, हेलोजिनेशन कह सकते हैं इसमें। तो यहां पर रिएक्शन होगी CH3OCH3, इट इज ईथर प्लस H, so I minus, it will attack on the carbon this bond, और ये जो ऑक्सीजन है विद इलेक्ट्रॉन विद हाइड्रोजन, ये एज ए इथाइल अल्कोहल सेपरेट हो जाएगा, रिएक्शन होगी CH3I प्लस CH3OH।
अब इस रिएक्शन में यहां पर ये जो रिएक्शन है ये है स्लो स्टेप, इट इज स्लो स्टेप, और यही है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो ये कौन से मेथड से हो रही है, यहाँ पर H पॉजिटिव भी है, ये भी अटैक कर रहा है, ये भी प्रेजेंट है, तो दो मॉलिक्यूल्स एक साथ प्रेजेंट है, इसलिए SN2 मेथड से ये रिएक्शन आएगी। अब मिक्स्ड ईथर में कैसे होगा? मिक्स्ड ईथर में अगर हम टर्शरी लेते हैं, सेकेंडरी और टर्शरी हम किसी को भी ले सकते हैं, तो इस कंडीशन में जब ये H प्लस बन चुका होगा तो यहां जो टर्शरी ग्रुप है ये तुरंत इस पे अटैक होगा और ये एल्कीन बनाएगा, क्योंकि टर्शरी ग्रुप जब प्रेजेंट होता है किसी के साथ तो वो पहले SN1 मेथड से रिएक्शन करता है, पहली बात। तो यहां बन जाएगा CH3 टर्शरी प्रोडक्ट, और साथ में क्या बनेगा, CH3O, Na, राइट। अब यहां पर रिएक्शन किसकी होगी, इस पे अटैक करेगा I माइनस, और I माइनस रिएक्शन करके क्या बना देगा, CH3 CI। तो क्योंकि ये रिएक्शन SN1 मेथड से हो रही है तो हम ये मान सकते हैं कि ये रिएक्शन में जब ईथर की रिएक्शन हो रही है तो वो SN2 मेथड से नहीं हो पाएगी, इसलिए हम ऐसी कंडीशन में जो अटैक होगा इसका वो प्राइमरी साइड से होगा और CH3 के साथ जाना चाहिए I और इसके साथ रहना चाहिए O। अब यहां पर ये टर्शरी ग्रुप हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि रिएक्शन में दो स्टेप हैं, प्रोटोनेशन यानी कि प्रोटॉन के साथ कॉम्बिनेशन, और उसके बाद है I माइनस का अटैक। तो I माइनस हैवी ग्रुप की साइड से अटैक नहीं कर पाएगा, यहां पर ये एल्कीन बना देगा। ये रिएक्शन होगी SN1 मेथड से, ये अलग है, इसलिए हम टर्शरी मिक्स मीथर के लिए हम CH3I हमें नहीं मिलेगा। तो याद रखिए क्या होना चाहिए ऑर्डर इस रिएक्शन के लिए, ये जो हैवी ग्रुप है उसके साथ जाएगा ONA और जो स्मॉलर ग्रुप है उसके साथ जाएगा C। Why HI is best acid? HI बेस्ट एसिड क्यों है इस रिएक्शन के लिए, तो उसके लिए हमें ध्यान करना पड़ेगा, नंबर 1 इज द प्रोटोनेशन, नंबर 2 इज द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, अटैक ऑफ I माइनस। अब ये है न्यूक्लियोफाइल, तो यहां पर HI स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, तो इजीली H प्लस देगा, साथ ही I माइनस ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, इट इज न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्गेस्ट इन ऑल हेलोजेंस, इन ऑल हेलाइड्स, तो इसलिए हम HI की रिएक्शन को बेस्ट मानते हैं। HI को हम यूज करेंगे इस रिएक्शन के लिए। इसका यूज है कितना भी कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड्स हो उसमें कितने OCH3 ग्रुप प्रेजेंट हैं उनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं नंबर ऑफ OCH3 ग्रुप इन एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड। जितने CH3I हमें मिलेंगे जितने टाइम्स, इट मींस उतने ही OCH3 ग्रुप प्रेजेंट है, और यही है जैसेज मेथड, जैसेज रूल। अब अगर हम HI को एक्सेस में लें, एक्सेस ऑफ HI, तो क्या होगा, तो एक्सेस ऑफ HI के लिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा CH3 O CH2 CH3 कोई भी हो उसके साथ HI करने पर, रिएक्शन कराने पर हमें मिलेगा CH3I प्लस CH2 CH3I, एंड एक्सेस ऑफ HI के साथ हमें दोनों ही R ग्रुप के साथ I जाएगा और इसके साथ जाएंगे 2H। क्या होगा जब हम एनिसोल की रिएक्शन कराते हैं, OCH3, और ये क्वेश्चन भी है
कि हम जब HI की लेस अमाउंट में एनिसोल से रिएक्शन करेंगे तो प्रोडक्ट हमें क्या मिलेंगे। तो सेम रूल यहां पे लगेगा। ये जो CH3 ग्रुप है ये के साथ आयोडाइड अटैच होगा और बनेगा CH3I और यहां बनेगा OH। तो ऐसा क्यों है, इसका भी रीजन है, ये रीजन हमसे पूछा जाएगा व्हाई। तो इसका रीजन ये है, एक तो पहली बात कि ये जो बॉन्ड है नंबर 1 ड्यू टू रेजोनेंस, जो C6H5O बॉन्ड है ये है स्ट्रॉन्ग है क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड करेक्टर है ड्यू टू रेजोनेंस, इसलिए ये बॉन्ड टूटेगा नहीं। और CH3 के साथ OCH3 बॉन्ड जो है ये वीक बॉन्ड है, इसलिए ये बॉन्ड आसानी से टूटेगा। नंबर 2 होगा स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस में हैवी फिनाइल ग्रुप ये इस सेंटर को प्रोटेक्ट करेगा ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। सो I- का अटैक बेंजीन की साइड से नहीं होगा और ये अटैक कर सकता है केवल स्मॉलर साइड की ओर से। सो हमें ये कंपाउंड मिलेगा। और गलत मेथड होगा अगर हम, रॉन्ग मेथड क्या होगा, अगर हम बना देते हैं I and CH3OH, तो ये मेथड गलत होगा। तो ये थी मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन ऑफ HI विद ईथर्स। लास्ट रिएक्शंस आर द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और ये इतना मेन भी नहीं है बट हमें याद रखना पड़ेगा कि एनिसोल यानी कि एरोमेटिक कंपाउंड्स में रिएक्शन होगी, एनिसोल या फिर फेनिटोन OCH3 हो या फिर कोई भी R ग्रुप हो। दीज आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो हम रिएक्शंस को समराइज कर सकते हैं कि एनिसोल रिएक्शन करेगा ब्रोमीन के साथ FeBr3 की प्रेजेंस में, तो यहां पर बनेंगे दो कंपाउंड ऑर्थोब्रोमीन प्लस पैरा। तो OCH3 की प्रेजेंस में हम नए ग्रुप को ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे ला सकते हैं। पैरा ब्रोमो एनिसोल, इट इज मेजर प्रोडक्ट। नाम क्या होगा, पैरा ब्रोमो एनिसोल, पैरा ब्रोमो एनिसोल। सेकेंड रिएक्शन हो सकती है CH3Cl के साथ एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। तो यहां पर CH3 ग्रुप को एंट्री करा सकते हैं, CH3 OCH3 पैरामिथाइल एनिसोल प्लस ऑर्थोमिथाइल एनिसोल। यहां पर ये प्रोडक्ट मेजर होगा ड्यू टू सिमेट्री। वन मोर रिएक्शन में भी जो कि इसी की डायरेक्शन में है, इसको हम समराइज करके एक साथ याद कर रहे हैं। इसमें बनेगा हमारे साथ CH3COO होल ट्वाइस O एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, एनहाइड्रस, इसको हम कहते हैं ANHD, एनहाइड्रस AlCl3। तो ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन का ही एक तरीका है, उसका यूज है। OCH3 यहां पर हम एंटर कर सकते हैं COCH3 ग्रुप पैरा डेरिवेटिव, और दूसरा हम कर सकते हैं COCH3 यहां पर ऑर्थो पोजीशन पर OCH3। तो ये ध्यान रखना, केवल याद रखना है कि OCH3 की प्रेजेंस में जो भी इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस होंगी वो
ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे होंगे। और लास्ट रिएक्शन इज नाइट्रेशन, HNO3 और H2SO4 की प्रेजेंस में होने वाली रिएक्शन। तो यहां पर नाइट्रेशन होगा, नाइट्रेशन पैरा पोजिशन पर OCH3, ये मेजर प्रोडक्ट है आपका। और साथ में बनेगा ऑर्थो डेरिवेटिव NO2 OCH3। तो ये थी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जो कि हमने एक समराइज करके इसको समझाया है। एनिसोल को एग्जाम्पल लिया है, लेकिन एनिसोल के साथ साथ हम किसी भी ईथर को ले सकते हैं। तो एंटर करने वाला ग्रुप ये एनिसोल है, जिससे हम बना रहे हैं अलग अलग रिएक्शंस करके अलग अलग कंपाउंड्स। मेन स्टेप इज एंट्री ऑफ न्यू ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। तो ये थी प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।